मैं विशाल सर। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं इमरान अली। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो को जाना वीडियो। वंदे भारत एक्सप्रेस जब किसी नए रूट पर शुरू होती है तो खबरें बनती हैं। खबर में यह भी बताया जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस फला रूट पर अब कम वक्त में लंबी दूरी तय कर लेगी। हमारे दिमाग में वंदे भारत की इमेज ऐसी ट्रेन की बनी हुई है जो सुविधाओं के लिहाज से लग्जरी है और स्पीड के मामले में सबसे तेज। लेकिन क्या असल में भी ऐसा ही है? 1 मिनट से कम वक्त में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम इस ट्रेन की औसत स्पीड पर सवालिया निशान आखिर क्यों लग रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर वंदे भारत ट्रेन की स्पीड पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। असल दिक्कत ट्रेन में है या वजह कुछ और है? लेकिन सबसे पहले उन कुछ वंदे भारत ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं या होने वाली हैं। 25 मई 2023 से एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। ये ट्रेन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक चलेगी। खबरों के मुताबिक ये ट्रेन करीब 250 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में कवर करेगी। इसके अलावा देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी तक चलेगी। इस हिसाब से ये पूर्वोत्तर के लिए पहली और पश्चिम बंगाल के लिए तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन भी इस रूट पर सफर के घंटे को कम कर देगी। इसके पहले 18 मई को पीएम मोदी ने देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन ओडिशा के पुरी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर तक जाती है। तो इस तरह कुल मिलाकर देश में 16 रूट्स पर ट्रेनें चल रही हैं। आने वाले वक्त में कुछ और रूट्स पर भी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। लेकिन सवाल ट्रेन की स्पीड पर है, और साफ शब्दों में कहें तो एवरेज स्पीड पर। कैसे? चलिए समझते हैं। वंदे भारत ट्रेन को रेल मंत्रालय के तहत आने वाले रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ ने डिजाइन किया है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ ने की है। अभी तक इस ट्रेन में सिर्फ चेयर कार है, लेकिन इंडियन रेलवे इसका स्लीपर वर्जन भी जल्दी लाने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन यानी ईएमयू है। यहाँ ईएमयू का मतलब है कि ट्रेन को कोई एक लोकोमोटिव इंजन नहीं खींचता, बल्कि इसके कई कोच में इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए होते हैं। इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होता है, बिल्कुल वैसा जैसा मेट्रो ट्रेन में होता है। वंदे भारत के बाद देश की सबसे तेज रेलगाड़ियों में दूसरे नंबर पर आती है शताब्दी एक्सप्रेस। इसका एक्सेलरेशन मेट्रो ट्रेनों की तुलना में करीब 40% है। इसका मतलब यह है कि वंदे भारत शताब्दी से दोगुनी तेजी से रफ्तार पकड़ती है। वैसे कायदे से हमें यह कहना चाहिए कि वंदे भारत शताब्दी में लगने वाले इंजन से ज्यादा तेज है, क्योंकि वही खिंचाई करता है, डिब्बे जोर नहीं लगाते। आईसीएफ के जनरल मैनेजर बीजी माल्या ने द हिंदू बिजनेस लाइन से बात करते हुए बताया कि 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन में 8 मोटर वाले कोच होते हैं। इनमें 840 किलोवाट तक की पावर होती है। आपको वंदे भारत ट्रेनों में लोकोमोटिव इंजन नहीं दिखेगा, लेकिन इन ट्रेनों में 1.8 से लेकर 2 लोकोमोटिव के बराबर की पावर होती है। इन ट्रेन में स्पीड से जुड़ी कुछ और खूबियां हैं, जैसे इन ट्रेन को एक बार धीरे होने के बाद दोबारा स्पीड पकड़ने में कम वक्त लगता है। यह भी एक वजह है कि अलग अलग रूट्स पर सफर करने में वंदे भारत ट्रेन को बाकी ट्रेनों से कम वक्त लगता है। मिसाल के लिए चेन्नई से बेंगलुरु तक वंदे भारत एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस से 25 से 30 मिनट जल्दी पहुंचती है। दूसरी खासियत यह भी है कि वंदे भारत ट्रेनों में ब्रेकिंग तेज है। अब इसका क्या मतलब होता है? इस बारे में बीजी माल्या कहते हैं कि शताब्दी ट्रेनों में किसी स्टेशन पर रुकने के लिए 1 किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना शुरू करना होता है, जबकि वंदे भारत ट्रेन में इतनी दूर पहले से ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती है। वो ये भी बताते हैं कि वंदे भारत ट्रेन बाकी ट्रेनों के मुकाबले एनर्जी एफिशिएंट भी है, माने ट्रेन स्टार्ट करने या स्पीड बढ़ाने के वक्त ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं होती है। इन सब खूबियों के बावजूद वंदे भारत ट्रेन की औसत चाल कम है। क्यों? वो हम आपको बताते हैं। वंदे भारत ट्रेनों को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर टेस्ट किया गया है।
ट्रेन निर्माताओं का दावा है कि यह गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है, लेकिन भारत में अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत की अधिकतम गति ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करती है। फिलहाल सबसे तेज है रानी कमलापति वंदे भारत, जो दिल्ली से आगरा के बीच कुछ सेक्शंस में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आगरा से भोपाल के बीच ये गाड़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। भारत में बाकी सभी वंदे भारत 130 या 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ही चलती हैं, क्योंकि ट्रैक यानी रेल की पटरी इतनी ही रफ्तार की इजाजत देती है। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ नाम के एक व्यक्ति ने एक आरटीआई दायर की थी, जिसके जवाब में ये जानकारी सामने आई कि साल 2021-22 में वंदे भारत ट्रेनों की औसत स्पीड 84.48 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि साल 2022-23 में ये स्पीड 81.38 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में रेलवे प्रशासन के अधिकारियों ने भी कबूल किया कि वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम स्पीड भले 130 या 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई हो, लेकिन इन ट्रेनों के रूट में ज्यादातर जगह ट्रेनें इस स्पीड पर नहीं चल पा रही हैं और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कॉशन। कॉशन माने चेतावनी। रेलवे की भाषा में कॉशन का मतलब होता है स्पीड लिमिट। किसी पुराने पुल, तीखे मोड़ या फिर जटिल यार्ड जहां ढेर सारी पटरियां आपस में मिलती हैं, वहां पर गाड़ी को तेज चलाने से उसके बेपटरी होने का खतरा रहता है। इसलिए ट्रैक के ऐसे हिस्सों पर आते ही सारी जो ट्रेन हैं वो अपनी रफ्तार कम करने लगती हैं, चाहे फिर वो मालगाड़ी हो या सेमी हाई स्पीड ट्रेन। जाहिर है वंदे भारत को भी कॉशन का पालन करना पड़ता है और उसकी औसत स्पीड जो है इसकी वजह से कम हो जाती है। भारत में रेल नेटवर्क पर बहुत दबाव है, तो यहाँ ढेर सारे कॉशंस हैं। दूसरी वजह है धीमे टर्नआउट्स। आपने गौर किया होगा, गाड़ी जो ट्रेन है जब किसी स्टेशन पर पहुंचती है तो वो मेन पटरी से हटकर प्लेटफॉर्म वाली पटरी पर आ जाती है। इसके लिए ट्रेन को पॉइंट से गुजरना होता है। पॉइंट माने वो कांटा जहां से गाड़ी नई पटरी को पकड़ती है। इन पॉइंट्स के डिजाइन और ज्योमेट्री से यह तय होता है कि गाड़ी इन पर कितनी रफ्तार से चल पाएगी। एक वक्त भारत में बहुत धीमे पॉइंट्स होते थे, धीरे धीरे इनकी रफ्तार 30 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस काम में अभी बहुत वक्त लगेगा। नतीजा यह है कि जब जब हम वंदे भारत या किसी दूसरी ट्रेन को किसी स्टेशन पर रोकने का फैसला लेते हैं, उसे धीमे पॉइंट के चलते ना चाहते हुए भी अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। दुनिया के उन्नत नेटवर्क्स पर ऐसे पॉइंट्स लगे होते हैं जहां गाड़ी 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से भी पटरी बदल लेती है। ऐसे में इन गाड़ियों का समय बचता है। तीसरी वजह है पटरियों के किनारे फेंसिंग। आपने ऐसी ढेर सारी खबरें पढ़ी होंगी जिसमें वंदे भारत की नोज कोन, आसान भाषा में बोलें तो ट्रेन की नाक टूटने का जिक्र होता है। अक्सर ये तब होता है जब कोई जानवर पटरी पर आ जाता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे तेज जाने के लिए जरूरी है कि ट्रैक के इर्द गिर्द फेंसिंग हो जो जानवरों को रोके। जब तक ये नहीं होगा तब तक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने में खतरा बना रहेगा। चौथी वजह है सिग्नल और कवच। कोई भी ट्रेन लोको पायलट या ड्राइवर की मर्जी से नहीं चलती है। गाड़ी के चलने ना चलने का फैसला लेता है गार्ड, जिसे अब ट्रेन मैनेजर भी कहा जाता है। ट्रेन मैनेजर के बाद ड्राइवर सिर्फ एक की सुनता है, सामने नजर आ रहे सिग्नल की। ड्राइवर को लाइन क्लियर मिलेगी तो वो गाड़ी चलाता रहेगा, नहीं मिलेगी तो गाड़ी को धीमा कर देगा या रोक देगा। जैसे जैसे संचालन की रफ्तार बढ़ती जाती है वैसे वैसे ड्राइवर के लिए सिग्नल पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल होता रहता है, खासकर तब जब विजिबिलिटी कम होती है। मिसाल के लिए कोहरे में। इसलिए तेज रफ्तार रूट्स पर यह इंतजाम किए जाते हैं कि रेल गाड़ी जो है वो पटरियों से बात कर सके। जी हाँ, सिग्नल वाला खंबा आने से पहले ड्राइवर कैबिन में मालूम हो जाता है कि अगला सिग्नल हरा है या लाल है, तो ऐसे में ड्राइवर निश्चिंत होकर गाड़ी दौड़ाता रहता है। जब ड्राइवर सिग्नल पर अमल नहीं करता तो ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। ये तकनीक न सिर्फ गाड़ियों को रफ्तार देती है बल्कि सुरक्षित भी बनाती है। दिक्कत यह है कि यह तकनीक भारत में फिलहाल सिर्फ एक लंबे रूट पर काम कर रही है। वो रूट है दिल्ली से आगरा का। यहाँ लगा हुआ है TPWS यानी ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम। इसलिए इस रूट पर गतिमान और वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और भोपाल शताब्दी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। भारत ने TPWS का एक स्वदेशी वर्जन भी लॉन्च किया है जो पहले
TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहलाता था। अब इसका जो नया नाम है वो रखा गया है कवच। कवच को लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी व्यापक नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, वंदे भारत या कोई भी दूसरी ट्रेन जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाएगी। नतीजा औसत खराब होता रहेगा और ये चीज आंकड़ों में नजर भी आती रहेंगी। अभी तक जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं उनमें सबसे तेज है दिल्ली से वाराणसी रूट की वंदे भारत। ये ट्रेन 96.37 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है। रानी कमलापति वंदे भारत की औसत स्पीड है 95.89 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सारी वंदे भारत इतनी किस्मत वाली नहीं है। ज्यादातर वंदे भारत 70 से 90 के औसत के बीच झूल रही हैं। सबसे कम स्पीड वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है मुंबई शिरडी वंदे भारत, जिसकी औसत स्पीड सिर्फ 65.96 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये वो औसत है जो पहले से चल रहे LHB कोच वाली जो गाड़ियां हैं जैसे राजधानी, शताब्दी वगैरह, और उनसे भी पुरानी ICF कोच वाली गाड़ियों से भी हासिल की जा सकती है। मतलब साफ है, हमने एक बेहतर ट्रेन तो बना ली है, लेकिन उसे पूरी क्षमता से चलाने लायक पटरियां हमारे पास नहीं है। इससे पहले हम LHB गाड़ियों और उन्नत लोकोमोटिव की क्षमताओं का भी यूटिलाइजेशन जो है इसी वजह से नहीं कर पाए थे। अब यही वंदे भारत के साथ हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन चलाने का श्रेय सुधांशु मणि को जाता है। वो इन ट्रेनों के आर्किटेक्ट रहे हैं और ICF के पूर्व जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। वो द हिंदू बिजनेस लाइन से बात करते हुए बताते हैं कि आज 17 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जबकि 100 ऐसी ट्रेनें चल रही होंगी तो सुविधाएं बेहतर करने के मामले में भारतीय रेलवे की छवि भी बेहतर होगी। ये अच्छी बात है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि ट्रैक को बेहतर बनाने का काम तेजी से नहीं किया जा रहा है। बाकी ट्रेनों की तुलना में ये महंगी ट्रेन है, इसलिए बेहतर होगा कि ये अच्छी स्पीड से चले और लोगों का इससे वक्त बचे। तो जितनी जरूरी है नई ट्रेन, उतना ही जरूरी है नया और उन्नत ट्रैक। तभी वंदे भारत का असली फायदा भारत को मिलेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो आज की हमारी मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शिवेंद्र गौरव। खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। तो जी वीडियो खत्म भाई, अनबिलीवेबल। इंडिया मारना पड़ेगा। ये पिछली वीडियो हमने देखी, मैंने पहले कहा था कि मोदी साहब जो ये स्पीच कर रहे हैं ना इधर ऑस्ट्रेलिया की जो जनता के साथ या उधर अपने लोगों के साथ, तो ये सिर्फ अपने एक्सटर्नल जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर जो अचीवमेंट की हैं वो भी थोड़ी सी उन्होंने गिनवाई हैं। तो मैंने कहा था कि जो इंटरनल उनकी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो अनगिनत है। उसकी एक मिसाल है ये वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन देखें कि उन्होंने कहा कि ये ऐसी ट्रेन है, मैं हैरान रह गया था कि 250 किलोमीटर का सफर, 4.5 घंटे हमारा इधर का सफर है। आई थिंक लाहौर का इधर से 150 या 100-125 किलोमीटर है और 2.5 घंटे उधर लगते हैं 100 किलोमीटर सफर तय करने में। और वो भी जाते हैं हम डेवो के रास्ते, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रेन समझी जाती है, डेवो के थ्रू और अपना GTS या उसको क्या कहते हैं यार, मोटरवे से। मतलब बात करने का मकसद ये है कि उनकी ये अचीवमेंट्स अभी गिनती में नहीं, उधर गिनवाई नहीं है। वो नेशनल लेवल पर अपनी मैं ये देख के हैरान हूँ कि वहाँ पे 16 ट्रेनें काउंट करवा रहे थे कि भाई 16 ट्रेनें जो हैं 16 ट्रैक हैं ट्रैक बिछा दिए की बात करें ना, स्पीड तो 1 मिनट से पहले नहीं, हाँ 1 मिनट से पहले बता रहे थे। 1 मिनट से पहले वो स्पीड 100 किलोमीटर पकड़ लेती है। 100 किलोमीटर पकड़ लेती यार मैं भी हैरान हूँ, ऐसा कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी ट्रेन होती है 1 मिनट में 100 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात कि ट्रेन बड़ी साफ सुथरी। हमारी तो ट्रेनें आपने देखी होंगी, वही पुरानी चल रही है, शेर भी नहीं है, वो पुरानी चल रही है जो कोई है जो ऑरेंज ट्रेन है वो भी मेरे ख्याल में कर्जा कुर्जा हाँ जी खत्म हो गया। हाँ जी वो भी नहीं चली, वो भी फ्लॉप हो गया। अभी भूदेव ने वो कितना बड़ा नुकसान है। अब भाई चाइना से बसेस आई थी ट्रेन की, नई बसेस, मतलब समझ बोगी हम कहते हैं, वो हमारे रेलवे ट्रैक पर फिट नहीं हुई, फिर वापस चली गई। ये तो हाल है हमारा, डबल खर्चा होगा, डबल खर्चा। और यार अवाम की जेब, अब पता कैसे निकालते हैं हमारी जेबों से पैसा, आपको पता नहीं। अब हमारे जो बिजली के बिल आए हैं उसमें डाल देते, उसमें डाल दिया। इस तरह की जो घपले वगैरह वो हमारी जेबों से निकलते हैं भाई मेरे।
उनकी कौन से मतलब उनको क्या सर दर्द। अब जितना ये नुकसान हुआ ना मुल्क का वो हमारी जेबों से जाएगा। पाकिस्तान जाहिर सी बात है अवाम ही देगी, अवाम कौन देगी। देगा? अवाम ने तो देना है ना। लेकिन देखने वाली सोचने वाली बात यह है कि भाई इंडिया जो है ना इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। जैसे कि पहले हमने वीडियो में देखा कि मोदी साहब जो अपने अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे कि वाकई उन्होंने अपने मुल्क को उस जगह में ले गए हैं जहाँ पे वो सुपर पावर बनने के ख्वाब लाजमी देख यार ऐसी क्वालिटीज होती है सुपर पावर में। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ऐसे। उनकी हर लिहाज से वो फिट होता है ना फिट मुल्क को लेकर, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, दोनों लिहाज से वो इस वक्त सही डगर में जा रहे हैं। और इसके बरक्स हमारा मुल्क जो है आप देख रहे हैं, आपके सामने ही आया रोज कोई ना कोई दंगे फसाद। तो मतलब ये है कि जिस मुल्क ने कोई अचीवमेंट हासिल करनी हो ना तो उसका एक एम होता है। इंडिया अपना एम सेट करके बैठा है और हमारा जो है ना हमारा कोई एम नहीं है, बस इसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो, उसको पकड़ लो, उसको छुड़वा दो, पार्टी यही होती है मेन रीजन। और आपने इसमें भाई देखनी वो ट्रेन के अंदर कितना शानदार किस्म का मुझे ऐसा लगा खाना जैसे एयरप्लेन का होता है ना, बहुत साफ जैसे फ्लाइट में दिया जाता है ना खाना वगैरह, तो उनकी सीटें वगैरह होती है, बिल्कुल सेम सिचुएशन वही मुझे नजर आ रही थी। और इतना साफ सुथरा निज़ाम यार वाकई में इंडिया के लोग, मैं तो ये अक्सर कहता हूँ वो स्वर्ग में है। वो स्वर्ग कहते हैं, हम जन्नत कहते हैं, क्योंकि जन्नत तो किसी ने अभी तक देखी नहीं। यकीन ही है ना हम मुस्लिम को यकीन हम जाएंगे। तो जब आपको इधर सहूलियात मिलेगी तो वो मतलब क्या है कि सुकून है, लाइफ में सुकून है। आपके जो हैं रेंट्स वो कम है, आपके कम किराए में ज़्यादा सहूलतें मिले, खाना मिले, तमाम तर जो सहूलियात हैं वो अगर आपको आपके मिल घर पे मुयस्सर हों तो लाजमी बात है कि हर इंसान अपने मुल्क को, अपने घर को स्वर्ग ही समझेगा। तो स्पेशली इंडिया। और उनके लोग भाई ये अनथक मेहनत है। ये मैंने स्टडी किया है कि जब हम आइन खेल रहे थे, मार्शल लॉ खेल रहे थे, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ खेला जा रहा था, उस वक्त उनके मुल्क में आईटी की फर्म्स, आईटी की यूनिवर्सिटीज़, आईटी के सेक्टर लगाए जा रहे थे। जाके स्टडी करो हिस्ट्री। 1956 में हमारा पहला आइन आया, वो मुअत्तल हो गया, फिर दोबारा आया, वो मुअत्तल हो गया, तीसरा उसमें भी बहुत अमेंडमेंट कर दी गई। मतलब बाद में हमारी कौम को तो सिर्फ आइन या मार्शल लॉ यहाँ पे मोदी साहब की वो बात याद आती है जो उसने कही थी कि आओ लड़ें हाँ जी महंगाई के खिलाफ। तो वो वाकई महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आवाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। और ये बेहतरी है। हाँ, कितनी बेहतरी बात हमारे मुल्क की, तो हमारा मुल्क हम भी लड़ रहे हैं, किसी और जगह पे लड़ रहा है भाई, हम भी लड़ रहे हैं, मकसद के लिए लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं अना के लिए। आज हमारी स्टैब्लिशमेंट की सिर्फ अना है कि हम खान को नहीं होने देंगे और कुछ नहीं। उनको भी पता है कि खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। उनको भी पता है कि खान आगे ईमानदार बंदा हमें ठोक देगा। उनको भी पता है कि 2/3 अगर खान को लेकर भी है ना 2/3 मेजॉरिटी में कभी भी वो नहीं लेकर आएंगे। पहली बात तो वो लेकर आएंगे ही नहीं। दूसरी बात को वो 2/3 इस वक्त अगर इंतखाबात हो जाता ना तो पक्की बात थी कि 2/3 मेजॉरिटी में आता। और पहला उसने काम इस्टेब्लिशमेंट को ठोकना था, जिनको पता चल गया था। तो इसी वजह से ये सारा काम किया है भाई। बेस्ट ऑफ लक इंडिया के लोगों के लिए और हमारे हाल पर भी अल्लाह रहम करे, आप भी दुआ कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, ना डाउट साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।